सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के लगभग 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो टेट, सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। यहाँ भास में हलंत रहेगा। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, कथित और लिखित। भाषा वाक्य और शब्द कैसे बनते हैं? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनती है। इस देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? इस देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृत किसमें देखने को मिलती है? संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृत ऋग्वेद में देखने को मिलती है। भारत की प्रथम देश भाषा है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। श्रीलंका के लोग पाली को किस नाम से पुकारते हैं? श्रीलंका के लोग पाली को मागधी के नाम से पुकारते हैं। उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित हैं? उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद प्रचलित हैं। पश्चिमी हिंदी भाषा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी भाषा है अवधी, बघेली, बिहारी व छत्तीसगढ़ी। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह शब्द है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान यह शब्द फारसी के हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। हिंदी का नामकरण किसने किया? हिंदी का नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग औफी महोदय ने किया। अकबर के दरबारी कवि रहीम को क्या कहा गया? अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। विभक्तियाँ मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? विभक्तियाँ मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। शब्दों की आधारशिला क्या है? शब्दों की आधारशिला ध्वनि है। हमारे उच्चारित भाषा की वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे उच्चारित भाषा की वाणी की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाता है? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मृदा है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर 2 प्रकार के होते हैं।
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय में कौन सा संधि है? विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। वर्तनी या अक्षरी किसे कहते हैं? वर्तनी या अक्षरी उसे कहा जाता है जिसे में लिखने की रीति वर्तनी या अक्षरी किसे कहते हैं? लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। कवियत्री का शुद्ध रूप है कौवित्री। निरोग का शुद्ध रूप है निरोग का शुद्ध रूप निरोग है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, आश्चर्य, करुणा और भय इत्यादि के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। हिंदी शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी शब्द से जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम इत्यादि। सभा किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। देश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देश पुल्लिंग है। हाथी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? हाथी स्त्रीलिंग है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग किस वचन में होता है? प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। पेड़ से फल गिरा, इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा, इसमें आपादान कारक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने रूप हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 रूप हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष और प्रकट करता है क्या कहलाता है? जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष और प्रकट करता है वह उपसर्ग कहलाता है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में परि उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19, हिंदी में 10 एवं उर्दू में 12 होते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में द्विग समास है। मातृभाषा से तात्पर्य किस भाषा से है? मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपनी जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। हिंदी कहाँ की राजभाषा है? हिंदी दिल्ली एवं हरियाणा प्रदेश की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की जनभाषा, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। जनभाषा से तात्पर्य किस भाषा से है? जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। प्राकृत पाली में किन 4 प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है? प्राकृत पाली में पैचासी, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। भोजपुरी, मगही
और मैथिली कहाँ की भाषाएं हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहार की भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। समास द्वारा बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? समास द्वारा बने हुए शब्द समस्त या सामासिक शब्द कहलाते हैं। वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों की नियमबद्ध एवं अर्थपूर्ण प्रस्तुति ही वाक्य है। जिस वाक्य में केवल एक ही प्रधान क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ उच्च शिक्षा का संकेत है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पदों में विस्तार किसने किया? ज्ञानात्मक उद्देश्य का 6 पदों में विस्तार बेंजामिन ब्लूम ने सन 1956 में किया। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद प्रयोग है। भावात्मक उद्देश्य का 5 पदों में विस्तार किसने किया? भावात्मक उद्देश्य का 5 पदों में विस्तार क्राथवेल तथा मसीहा ने किया। मनोशारीरिक उद्देश्य का 5 पदों में विस्तार किसने किया? मनोशारीरिक उद्देश्य का 5 पदों में विस्तार सिम्पसन महोदय ने किया। भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद कौन सा है? भावात्मक उद्देश्य का 5वां पद संगठन है। मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? मनोशारीरिक उद्देश्य का अंतिम पद आदत बनाना है। RCEM सिस्टम में ज्ञान को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? RCEM सिस्टम में ज्ञान को 2 मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। RCEM सिस्टम में बोध को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? RCEM सिस्टम में बोध को 7 मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। RCEM सिस्टम में प्रयोग को कितनी मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? RCEM सिस्टम में प्रयोग को 5 मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। RCEM सिस्टम में सृजनात्मकता को कितनी मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? RCEM सिस्टम में सृजनात्मकता को 3 मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों का मातृभाषा ज्ञान मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है? बच्चों का मातृभाषा का ज्ञान मूल रूप से वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। बच्चों का मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है? बच्चों का मानसिक विकास लगभग 18 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। सामान्य शिशु दूसरे आयु वर्ष में लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? सामान्य शिशु दूसरे आयु वर्ष में लगभग 200 शब्द सीख जाते हैं। सामान्य बच्चे 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते करते लगभग कितने शब्द सीख जाते हैं? सामान्य बच्चे 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते करते लगभग 2000 शब्द सीख जाते हैं। सामान्य बच्चे किस आयु से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं? सामान्य बच्चे 3 वर्ष की आयु से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। सामान्य बच्चे मातृभाषा में सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को अपने शब्दों में किस आयु पर लिखने लगते हैं? सामान्य बच्चे मातृभाषा में सुनी हुई छोटी छोटी कहानियों को अपने शब्दों में 9 वर्ष की आयु पर लिखना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य बच्चे 9 वर्ष की आयु पूरी करते करते कितने शब्दों का वाक्य बनाने लगते हैं? सामान्य बच्चे 9 वर्ष की आयु पूरी करते करते 6-6 शब्दों का वाक्य बनाने लगते हैं।
सामान्य बच्चे अमूर्त कल्पनाएं किस अवस्था में करने लगते हैं? सामान्य बच्चे अमूर्त कल्पनाएं किशोरावस्था में करना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य बच्चे अपनी भाषाई अशुद्धियों को किस अवस्था पर पहचानने लगते हैं? सामान्य बच्चे अपने भाषाई अशुद्धियों को किशोरावस्था में आते आते पहचानने लगते हैं। मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधा क्या है? मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि अनुकरण, व्याकरण एवं अभ्यास है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि आगमन एवं निगमन है। वर्तमान में मातृत्तर भाषाओं की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? वर्तमान में मातृत्तर भाषाओं की शिक्षा प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि एवं संरचना विधि से दी जाती है। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूप में होता है। खेल विधि को निश्चित रूप किसने प्रदान किया? खेल विधि को निश्चित रूप हेनरी कार्डवेल कुक ने प्रदान किया। किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार फ्रोबेल महोदय ने किया। मॉन्टेसरी प्रणाली किन सिद्धांतों पर आधारित है? मॉन्टेसरी प्रणाली स्वतंत्रता, आत्मशिक्षा एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा पर आधारित है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किसने किया? प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किलपैट्रिक महोदय ने किया। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास स्किनर महोदय ने किया। वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली में अनुकर्ता किसे बनाया जाता है? वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली में अनुकर्ता जो अपना इकाई कार्य समय से पूर्व कर लेता है उसे बनाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया? सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम कीथ एचिंसन महोदय ने दिया। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण किस व्यक्ति ने किया? सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण एलन महोदय ने किया। एलन महोदय को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को प्रश्नोत्तरी कौशल, कथन एवं श्यामपट्ट कौशल इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि सामान्यतः कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि सामान्यतः 5 से 10 मिनट की होती है। मौखिक भाषा के मूल तत्व कौन हैं? मौखिक भाषा के मूल तत्वों में वाक्य, शब्द एवं अक्षर हैं। मौखिक भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है? मौखिक भाषा की सजीवता शुद्ध उच्चारण, भावानुकूल स्वराघात एवं भावानुकूल हाव भाव पर निर्भर करती है। लिखित भाषा के मूल तत्व हैं। लिखित भाषा के मूल तत्व लिपि, शब्द एवं वाक्य हैं। अनुलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? अनुलेख में बच्चों को उसी आकार के अक्षर बनाने होते हैं। प्रतिलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? प्रतिलेख में बच्चों को किसी भी आकार के अक्षर बनाने होते हैं। श्रुतिलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्रुतिलेख बोलते समय शिक्षक को उचित स्वर, उचित गति एवं उचित विराम को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी भाषा का पढ़ना, लिखना और सीखना किससे शुरू करना चाहिए? हिंदी भाषा का पढ़ना, लिखना एवं सीखना अक्षरों से शुरू करना चाहिए। कक्षा 1 में कविता पठन किस शैली में करना चाहिए? कक्षा 1 में कविता पठन गीत शैली में करना चाहिए। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं?
जिन शब्दों का बच्चे अर्थ जानते हैं एवं प्रयोग करते हैं उसे ही बच्चों का सक्रिय शब्दकोश कहा जाता है। जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रैंकलिन बॉबिट महोदय का है। पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श अर्थात उद्देश्य के अनुसार अपने कला कक्ष अर्थात स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? यह कथन कनिंघम महोदय का है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में विकास की सतत क्रिया का सिद्धांत, खेल एवं क्रिया का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत एवं प्रजातंत्र भावना के विकास की स्थिति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम संरचना का आधार क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम संरचना का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। द आर्ट ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द आर्ट ऑफ टीचिंग नामक पुस्तक गिलबर्ट हाइट महोदय ने लिखी। भाषा की आत्मा किसे कहा जा गया है? भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा गया है। हिंदी का शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए किस कौशल का प्रयोग करता है? हिंदी का शिक्षक या किसी भी विषय का शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। जब एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे किस प्रकार का शिक्षण कहते हैं? उसे हम बहुकक्षा शिक्षण के नाम से जानते हैं। जब एक ही कक्षा में कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे शिक्षण की कौन सी विधा कहते हैं? जब एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है तो उसे हम बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चक्र होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण में 6 चक्र होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। जब एक कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक एवं उनके सहायक होते हैं और ये सब मिलकर प्रभावी रूप में शिक्षण कार्य करते हैं तो इसे शिक्षण की कौन सी विधा कही जाती है? इसे हम शिक्षण को दल शिक्षण के नाम से या समूह शिक्षण के नाम से जानते हैं। किसने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन मात्र स्वाध्याय हेतु निर्मित पाठ्य वस्तु ही नहीं अपितु यह एक शिक्षण प्रविधि है? यह कथन आर एविल महोदय का है। जब अध्यापक छात्रों की कमियों को जानकर उसमें सुधार हेतु उपाय बताता है तो उसे शिक्षण की कौन सी विधा कहते हैं? जब अध्यापक कक्षा छात्रों की कमियों को जानकर उसमें सुधार हेतु उपाय बताता है तो उसे शिक्षण की उपचारात्मक विधा या उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। कमायनी किसकी रचना है? कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। हिंदी में उच्चारण शिक्षण की विधियां क्या है? हिंदी में उच्चारण शिक्षण की विधियां अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, सुधार विधि एवं निरीक्षण विधि है। भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम क्रमशः श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन है। पठन शिक्षण का महत्व है। पठन शिक्षण का महत्व शिक्षण के द्वारा छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, शब्द ज्ञान भंडार में वृद्धि होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। स्वर सहित किया जाने वाला पठन क्या कहलाता है? स्वर सहित किया जाने वाला पठन सस्वर पठन कहलाता है।
विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। पठन शिक्षण की विधियां हैं। पठन शिक्षण की विधियों में वर्ण उच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि एवं सामूहिक पठन विधि है। आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन किस भाषा में हुआ है? आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम दर्शन संस्कृत भाषा में हुआ है। यहाँ गधे को गद्य पढ़ा जाए। गद्य शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? गद्य शब्द संस्कृत भाषा के गद्य धातु से बना है। यहाँ गद्य में हलंत रहेगा। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा रस को माना गया है। काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में संस्कृत काव्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, छात्रों में स्वर गति यति लय को बताना, काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन कराना। व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। व्याकरण के मुनित्रय पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो कृपया इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।